अच्छा देखिए, लास्ट 2 दिनों में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने हार्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ा कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर हमारी ब्लड वेसल्स का क्या किरदार है, ब्लड क्या होता है, ठीक है? इसके बाद हमने क्या पढ़ा? हमारा हार्ट के बारे में पढ़ा। अब हम लास्ट 2 क्लासों के अंदर हार्ट के बारे में पढ़ रहे थे कि हमारा हार्ट जो है, इसके अंदर ब्लड सप्लाई कैसी होती है, इसको नर्वस सप्लाई, इसको जो नर्वें आके इनर्वेट करती हैं, वो कौन-सी नर्व्स होती हैं। उसके बाद हमने और क्या देखा था कि हमारे जो दिल को आर्टरीज़ सप्लाई कर रही हैं, ये दिल से जो आर्टरीज़ निकल रही हैं, ये दिल का कौन-कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमने लास्ट पिछली क्लासों के अंदर पढ़ा है, ठीक है? इसके अलावा और हमने क्या चीज़ पढ़ी थी? और हमने कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट पढ़ा था, ठीक है? ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अब हम ना आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, ठीक है? ये ना आपका फिज़ियो का थोड़ा-सा पार्ट है, ठीक है? ये आपको मैं थोड़ा-सा एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ, ठीक है? पहले से ज़्यादा। अब ना इसके बाद मैं क्या स्टार्ट करूँगा मतलब आज ना आज छोटी थोड़ा-सा मैं मतलब इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद हम प्रॉपर स्टेप 1 की जो बुक है हमारी यूएसएमडी स्टेप 1 की बुक, इससे हम फॉलो करेंगे। अब इसके अंदर हम क्या-क्या चीज़ें देखेंगे कि ना आपको जो मैंने आपको एनाटॉमी ऑफ हार्ट पढ़ाई है, ये हम यूएसएमडी की बुक के ऊपर से करेंगे। वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन दे रहा था, तब मैंने आपको नहीं बताए थे। तो आज हम वहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? अच्छा देखिए, अब हम आज क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले ना हमने ये देखना है कि हमारी जो आर्टरीज़ के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा होता है, ये कितनी टाइप्स का होता है, ठीक है? जो हमारी आर्टरीज़ के अंदर हमारा ब्लड फ्लो कर रहा होता है ना, इसकी कितनी टाइप्स होती है, कितनी मतलब तरह से हमारा जो ब्लड है, ये हमारी आर्टरीज़ के अंदर सप्लाई हो सकता है। तो आपने क्या देखना है कि हमारा जो फ्लो है ना, फ्लो ऑफ ब्लड इन आवर आर्टरीज ये कितनी टाइप्स का होता है तो देखिएगा। 1 मिनट बस मैं पेन सेट कर लूँ उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, ये क्या है, ये हमारा ब्लड फ्लो है, ठीक है? ये हमारे डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो है कि हमारा जो दिल है, ये जब हमारा दिल धड़कता है और ब्लड को पंप करता है हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर, तो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड मूव करता है, ये किस डायरेक्शन में किस तरह मूव करता है। तो आपने पता क्या याद रखना है, आपने ये याद रखना है कि जो हमारा ब्लड फ्लो होता है ना, ये 2 तरह का होता है। हमारा ब्लड फ्लो कितनी तरह का होता है? ये 2 टाइप्स का होता है। अब वो 2 टाइप्स 2 चीजें कौन-कौन सी होती हैं, तो आपने ये देखना है। देखिएगा, हमारा ब्लड फ्लो की डायरेक्शन देखनी है हमें, ठीक है? अब जो आपका आपकी आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर जो आपका ब्लड घूम रहा है, जो आपका ब्लड जो है एक ब्लड वेसल से दूसरी ब्लड वेसल के अंदर, ये आपके दिल से ब्लड वेसल्स के अंदर जा रहा है, ये कितनी तरह से जाता है? तो आपने याद रखना है कि हमारा जो ब्लड फ्लो है ना, ये 2 तरह का होता है। एक होता है क्या? एक होता है हमारा लैमिनार फ्लो होता है और एक होता है हमारा टर्बुलेंट फ्लो होता है, ठीक है? तो इसमें आपने ये देखना है कि हमारा जो ब्लड फ्लो होता है, ठीक है? ये इसकी पहले आप डायरेक्शन लिखें कि ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ ब्लड इन आवर वेसल, ठीक है? ब्लड इन आवर वेसल, तो ये हमारी वेसल्स के अंदर हमारे खून की डायरेक्शन को बताता है कि हमारे जो खून है, खून जो है, हमारा जो ब्लड है, ये ब्लड वेसल्स के अंदर जो किस तरह मूव करेगा, तो इसे हम क्या कहते हैं? हमारा डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो कहते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो ब्लड फ्लो है ना, ये कितनी टाइप्स का है। तो पहले जो आपने इसकी टाइप याद रखनी है ना, तो पहली टाइप इसकी पता है कौन सी होती है? वो होती है लेमिनार फ्लो होती है, ठीक है? लेमिनार फ्लो होती है। अब लेमिनार फ्लो और जो दूसरी टाइप है, उसे हम क्या कहते हैं? टर्बुलेंट फ्लो। इन दोनों के अंदर क्या फर्क है देखिए, ठीक है? अच्छा, लैमिनार फ्लो क्या होता है और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, इनको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये क्या है, ये मैं आपको पिक्चर बना के समझाता हूँ कि ये क्या है, ये है आपकी ब्लड वेसल है। ये क्या है, आपकी ब्लड वेसल है। तो इसके अंदर जो आपका ब्लड जा रहा होगा ना, इसके अंदर जो आपका ब्लड जा रहा होगा, वो इस तरह जा रहा होगा। ये एक आपका ब्लड की लेयर है, एक आपकी यूँ ब्लड की लेयर है, एक यूँ ब्लड की लेयर है, ठीक है? एक यूँ ब्लड की लेयर है, एक यूँ ब्लड की लेयर है, ठीक है? अब ये जो ब्लड है, ये इस तरह लेयर्स में जाएगा, ठीक है? इस तरह क्या जाएगा? लेयर्स के अंदर जाएगा। समझ लगी इस बात की? कि इस तरह क्या जाएगा? लेयर्स के अंदर जाएगा, ठीक है? आगे भी इस तरह ही होगा। समझ लगी इस बात की? तो आगे भी किस तरह होगा? इसी तरह होगा। तो इस तरह के फ्लो को हम क्या कहते हैं कि हमारा जो ब्लड है, जो हमारा खून है, वो एक ही तरतीब से फ्लो करता हुआ जा रहा है। एक ही तरतीब से क्या फ्लो करता हुआ जा रहा है। तो इस तरह के फ्लो को हम क्या कहते हैं? इस तरह के फ्लो को हम क्या कहते हैं? हमारा लेमिनार फ्लो कहते हैं। तो आप इसके नीचे क्या लिखेंगे कि ये क्या है? हमारा लेमिनार फ्लो है। ये क्या चीज़ है? हमारा लेमिनार फ्लो है। और इसके नीचे आपने एक और बात याद रखनी है कि जो हमारा लेमिनार फ्लो होता है ना, ये हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा ब्लड मूव करता है ना, ये नॉर्मल होता है, ठीक है? जो नॉर्मल ब्लड फ्लो होता है ना, हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर जो हमारा खून मूव कर रहा होता है, तो नॉर्मल तरीका इसका कौन सा होता है? तो आप क्या याद रखेंगे? कौन सा होता है? वो हमारा लेमिनार ब्लड फ्लो होता है। समझ लगी इस बात की? अच्छा, अगर इसके अंदर ये जो हमारा तरतीब से एक लाइन वाइज हमारा एक तरतीब के अंदर एक रिदम के अंदर हमारा ब्लड जा रहा था,
अगर इसके अंदर किसी किस्म का कोई मसला आ जाता है, अगर ये ब्लड फ्लो की डायरेक्शन जो है, हमारा खून की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो फिर हम उसे क्या कहेंगे? तो फिर उस तरह के ब्लड फ्लो को, उस तरह के ब्लड की डायरेक्शन को आप क्या कहेंगे? उस तरह की डायरेक्शन को आप क्या कहेंगे? तो ये क्या है? हमारी टर्बुलेंट फ्लो है। तो अब हमने क्या देखना है? हमारा टर्बुलेंट फ्लो है। अच्छा देखें, अब ये हमारा ब्लड फ्लो था, मैं आपको ना एक और ब्लड वेसल बना के दिखाता हूँ, और मैं आपको ये दिखाता हूँ कि अगर हमारे जो हमारा खून गुजर रहा है, अगर इस खून के रास्ते में किसी किस्म की कोई रुकावट आ गई है, तो फिर क्या होगा? देखें, आम रूटीन में हमारा ब्लड किस तरह घूमता है? इस तरह घूमता है कि एक ही लाइन में हमारा पूरा का पूरा ब्लड घूम रहा होता है, ठीक है? इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम लेमिनार फ्लो कहते हैं। अब इसके बाद हम क्या देखने जा रहे हैं? हमारा टर्बुलेंट फ्लो देखने जा रहे हैं। अब टर्बुलेंट फ्लो के अंदर आपने क्या देखना है? तो इसके अंदर पता क्या होगा? आपकी ब्लड वेसल के अंदर ना किसी किस्म का कोई मसला होगा, आपकी ब्लड वेसल के अंदर क्या होगा? किसी किस्म की कोई पैथोलॉजी होगी। तो उस वजह से क्या होगा? उस वजह से ये होगा कि जो आपका ब्लड है, जिसे हालांकि किस 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 डायरेक्शन में मूव करना चाहिए था? इस डायरेक्शन में, कि लेमिनार फ्लो करना चाहिए था, वो पता है क्या करता है? देखें, अब ना आपकी ब्लड वेसल के अंदर किसी किस्म की कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, लेट्स सपोज आपकी ये ब्लड वेसल की जो वाल थी ना, यहाँ पे आके क्या हो गया? यहाँ पे आके क्या बन गया? एक आपका क्या बन गया? एक क्लॉक बन गया। एक क्या बन गया? एक क्लॉक बन गया। यहाँ पे आके आपके प्लेटलेट्स इकट्ठी हो गई हैं। अब देखें, अब आपका ब्लड आ रहा था इस तरह, ठीक है? अब जो आपका इसके ऊपर ब्लड गुजरेगा, ठीक है, तो क्या वो सीधा गुजर जाएगा? तो इसका जवाब क्या है? नहीं। तो वो नहीं, ये फिर होगा क्या अगर वो सीधा नहीं गुजरेगा? तो ये पता क्या होगा कि आपका जो ब्लड सीधी तरह आ रहा था ना, वो पता क्या करेगा? वो आपका ब्लड फ्लो कुछ इस तरह हो जाएगा, कुछ सीधा चला जाएगा, और कुछ ऊपर जो है ना, ऊपर की तरफ मूव ऑन कर जाएगा। समझ लगी इस बात की? कि कुछ आपका जो ब्लड है वो क्या करेगा, कुछ ब्लड की जो मतलब ब्लड की जो लेयर थी, वो क्या कर जाएंगी कि वो ऊपर और नीचे की तरफ मूव ऑन कर जाएगी, ठीक है? तो इस तरह के ब्लड फ्लो को हम क्या कहते हैं? इस तरह के ब्लड फ्लो को हम क्या कहेंगे? हमारा टर्बुलेंट ब्लड फ्लो कहेंगे। इस तरह के ब्लड फ्लो को हम क्या कहेंगे? कि ये क्या है? हमारा टर्बुलेंट ब्लड फ्लो है। समझ लगी इस बात की? तो इस तरह के ब्लड फ्लो को हम क्या कहते हैं? टर्बुलेंट ब्लड फ्लो कहते हैं। ठीक, इस तरह के ब्लड फ्लो को हम क्या कहेंगे? हमारा टर्बुलेंट ब्लड फ्लो कहेंगे, ठीक है? इसे हम क्या कहते हैं? टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं, ठीक है? अच्छा, अब इसके बाद और आपको क्या पता होना चाहिए? तो इससे आगे आपको पता है क्या क्या पता होना चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे अंदर टर्बुलेंट ब्लड फ्लो हो रहा है, तो वो किस वजह से हो रहा है? तो आपने ये बात याद रखनी है कि हमारा जो टर्बुलेंट ब्लड फ्लो है ना, इसकी जो कॉजेज है, इसकी कॉजेज पता है क्या है? इसकी कॉजेज है हाइपरटेंशन। अगर आपके अंदर बीपी का मसला है, अगर आपके अंदर क्या है? बीपी का मसला है, आपको अंदर हाइपरटेंशन हो रही है, तो उस बंदे के अंदर आपको क्यों कौन सा फ्लो देखने को मिलेगा? टर्बुलेंट ब्लड फ्लो देखने को मिलेगा, ठीक है? इसके अलावा और क्या है? और अगर आपके किसी बंदे के अंदर हाइपरटेंशन है या टर्बुलेंट ब्लड फ्लो हो रहा है, तो उसकी आर्टरीज के अंदर, उसकी वेसल्स के अंदर आपको कोई इस तरह की आवाज सुनने को देखने को मिलेगी। तो आपने पता है क्या याद रखना है? इस बंदे के अंदर हमें एक आवाज देखने को मिलेगी इसकी वेसल्स के ऊपर, जब हम सुनेंगे, तो वो पता है कौन सी आवाज होगी? हमें इसके अंदर क्या देखने को मिलेंगे? ब्रूट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है? उस आवाज को हम क्या कहते हैं? ब्रूट्स कहते हैं, ठीक है? उस आवाज को हम क्या कहते हैं? ब्रूट्स कहते हैं। तो इस बंदे के अंदर जो टर्बुलेंट ब्लड फ्लो वाला बंदा होगा, उसके अंदर आपके ब्रूट्स जो होंगे वो आपको सुनाई देंगे, ठीक है? इसे हम क्या कहते हैं? टर्बुलेंट ब्लड फ्लो कहते हैं, ठीक है? अच्छा, अब ये क्या था? ये था आपकी क्या, आपका ब्लड जो है, आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर किस तरह मूव करता है। इसके बाद आगे हमने पता है क्या देखना है? इसके बाद आगे हमने ये देखना है कि हमारा जो है ना, क्या नाम है, हमारा जो क्या है, हमारा जो ब्लड वेसल्स है, इनके अंदर हमारी जो ब्लड है, इनकी जो हमारी आर्टरीज है, ये इनके अंदर प्रेशर किस तरह का होता है, ठीक है? हमारी आयोटा है, हमारी क्या कहते हैं, कैपिलरीज है, ठीक है? हमारी वेना कैवा है, इनके अंदर हमारा जो इनके अंदर जो हमारा ब्लड जा रहा है, इसका प्रेशर क्या होता है? ये किस प्रेशर के साथ मूव करता है? तो आप क्या याद रखेंगे? देखिए, अब जो अगला टॉपिक है ना, अगला टॉपिक जो हम देखने जा रहे हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम पता है क्या है? उसका नाम है कि हमारा जो प्रेशर है, हमारा प्रेशर है इन अवर ब्लड वेसल। तो ये क्या है? हमारा बॉडी के अंदर जो डिफरेंट वेसल्स होते हैं, पहले हम ब्लड प्रेशर पढ़ लेते हैं, ठीक है? आपका ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो आप ब्लड प्रेशर से, अगर कोई आपसे ये पूछे कि आपका ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो आपने ब्लड प्रेशर की क्या डेफिनेशन करनी है? तो सबसे पहले आपने ब्लड प्रेशर की क्या डेफिनेशन करनी है? कि जो हमारा ब्लड प्रेशर है, ये क्या चीज है? ये वो रेजिस्टेंस है। ये क्या है? ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ऑफर्ड बाय वेसल्स, अफोर्ड बाय ब्लड वेसल्स। हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, इनकी तरफ से जो हमारी क्या रेजिस्टेंस दी जाती है, किसे? ठीक है, टू आवर हार्ट, के हमारे दिल को, हमारी जो कितना जोर लगाना पड़ता है कि वो खून को पंप कर सके ब्लड वेसल्स के अंदर, तो इससे हम क्या कहते हैं? हमारा बीपी कहते हैं, ठीक है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ब्लड वेसल्स टू आवर हार्ट टू पंप ब्लड, ठीक है? हमारा खून को पंप करने के लिए हमारा जो दिल है, ठीक है,
हमारे जो दिल को कितना जोर लगाना पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब आगे आपने क्या याद रखना है, आगे आपने ये याद रखना है कि जो आपका ब्लड प्रेशर होता है ना, ये दो तरह का होता है। एक होता है आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, और एक होता है आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, एक क्या होता है आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, और एक होता है आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से क्या नाम है, क्या मतलब है, और आपके डायस्टोलिक से क्या मुराद है, देखिएगा। जो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ना, सिस्टोलिक, ठीक है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है, इससे क्या मुराद है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से ये मुराद है कि जब आपका दिल हार्ट बीट करेगा, जब जब आपके दिल की कॉन्ट्रैक्शन होगी, जब आपके दिल के अंदर क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी, जब आपका दिल एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा, ठीक है, उस टाइम आपका कितना ब्लड प्रेशर होगा, उस टाइम आपका क्या है, आपका जो ब्लड है, एक मिनट, आई थिंक सो ना मैंने ये डेफिनेशन गलत लिख दी है। ये आई थिंक सो ना, ये टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन थी। अच्छा, देखिए इसकी ना डेफिनेशन आई थिंक सो ना मैंने थोड़ी गलत लिख दी है। ये क्या है, ये प्रेशर है, हाँ, एक मिनट, सॉरी, मैंने ना ये डेफिनेशन गलत लिख दी है। अच्छा, ये ब्लड प्रेशर क्या होता है, सॉरी, मैं टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस की तारीफ लिख दिया, मैं आपको डेफिनेशन लिखवाता हूँ कि ये क्या है, ये प्रेशर है, ये प्रेशर है, ठीक है, अप्लाइड अप्लाइड बाय ब्लड, अप्लाइड बाय ब्लड ऑन आवर ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये क्या है, ब्लड प्रेशर क्या होता है कि ये क्या है, ये वो प्रेशर है, जब हमारा दिल धड़कता है, जब हमारा खून ब्लड वेसल्स के अंदर आता है, तो ये वो प्रेशर है कि जो हमारी बाय ब्लड ऑन आवर ब्लड वेसल, जो हमारी ब्लड वेसल्स के ऊपर लगता है, जब हमारा दिल है, जब हमारा दिल खून को ब्लड वेसल्स के अंदर भेजता है, तो वो कितना प्रेशर लगाती है ब्लड वेसल्स के ऊपर, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम हमारा ब्लड प्रेशर कहते हैं। समझ लगी इस बात की, ठीक है, सॉरी मैंने आपको ये पहले डेफिनेशन गलत लिखवा दी थी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आगे आपने क्या देखना है कि हमारा एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से क्या मुराद है, देखिए, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है ना, इससे क्या मुराद है, जो सिस्टोलिक बीपी होगा ना, इससे मतलब पता है क्या है, जब आपका दिल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब आपका क्या है, जब आपका दिल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो उस टाइम आपका जो उस टाइम आपके क्या है, आपका जो ब्लड प्रेशर आएगा, ठीक है, आर्टरीज के ऊपर जो प्रेशर लगेगा, उसे आप क्या कहते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये प्रेशर व्हेन हार्ट इज इन कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट, ठीक है, इन इट्स कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट, ठीक है, जब दिल क्या है, दिल ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, दिल ने कब जब क्या किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तब हमारी ब्लड वेसल्स के ऊपर, हमारी आर्टरीज के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, हमारा सिस्टोलिक बीपी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, अब इससे आगे आपको डायस्टोलिक का मतलब पता होना चाहिए कि डायस्टोलिक क्या होता है। तो डायस्टोलिक पता है क्या है, ये डायस्टोलिक जो है ना, ये आपका वो बीपी है, ये आपका वो बीपी है, ठीक है, ये आपका, देखें, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है, जो आपका डायस्टोलिक बीपी है, ये क्या है, ये आपका वो प्रेशर है जब आपका दिल क्या होता है, रिलैक्स स्टेट में होता है, जब आपका दिल क्या होता है, रिलैक्स स्टेट के अंदर होता है। तो आपने क्या याद रखना है कि ये क्या है, ये ब्लड प्रेशर है व्हेन हार्ट इज इन रिलैक्स स्टेट, ठीक, इन, देखिए, अब मैं इन दोनों चीजों को आपको समझाता हूँ कि जब आपका दिल आपका जब सिकुड़ेगा, जब दिल आपका खून को पंप करेगा आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर, तो उस टाइम आपका कितना प्रेशर होगा, उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और अगर जब आपका दिल रिलैक्स हो गया, अब वो खून पंप नहीं कर रहा, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, उस चीज को हम क्या कहते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब इन दोनों में आपको कुछ चीजें और भी पता होनी चाहिए, वो चीजें पता क्या है कि इन दोनों में हाईएस्ट कौन सा होगा, ठीक है, आपने ये याद रखना है कि जो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा, ये क्या होगा, हमेशा हाईएस्ट होगा, जबकि आपका डायस्टोलिक क्या होगा, ये लोवेस्ट होगा, ये लोवेस्ट होगा। इन दोनों वैल्यूज के अंदर जो आपका हाईएस्ट होगा वो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा, जबकि आपका जो लोवेस्ट होगा वो आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा। समझ लगी इस बात की। अच्छा, इसके अलावा आपको और क्या पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी सिस्टोलिक बीपी की नॉर्मल वैल्यू क्या है और आपकी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू क्या है। इन दोनों की वैल्यू लिखिएगा कि इन दोनों की वैल्यू क्या है। जो आपका सिस्टोलिक है, ये कितना है, 120 mmHg, ठीक है, ये कितना है, 120 mmHg, जबकि आपका डायस्टोलिक कितना है, 80 mmHg, ठीक है, 80 mmHg। तो ये आपका क्या है, ये आपके नॉर्मल प्रेशर है इन दोनों ब्लड वेसल्स के, ठीक, इन दोनों के, ठीक है, सिस्टोलिक भी और डायस्टोलिक भी। समझ लगी इस बात की। अच्छा, अगर आपको यहाँ तक समझ लग गई है, ठीक है, अगर आपका अभी तक कोई क्वेश्चन है, पहले तो ये बताए ना, अगर कोई आपका यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।
अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं तो आप क्लियर का मैसेज कर सकते हैं, वरना अगर अदरवाइज अगर आप मैसेज नहीं करते तो हम आगे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। अच्छा देखिएगा, अब हमने ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ लिया, अब हम ये पढ़ते हैं कि हमारे जो डिफरेंट ब्लड वेसल्स है ना, इनके अंदर कितना ब्लड प्रेशर होता है। ये पढ़ के फिर हम अपनी मेन बुक के ऊपर आ जाएंगे। देखिए, अच्छा देखिएगा, ये क्या है, बीपी इन डिफरेंट वेसल्स, इन डिफरेंट वेसल्स, जो हमारी बॉडी की डिफरेंट वेसल्स है ना, हमारी बॉडी की डिफरेंट वेसल्स है, वहां कितना ब्लड, कितना प्रेशर लगता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे अब हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा आपका जो हम चार चार आर्टरीज पढ़ेंगे, चार चीजें पढ़ेंगे। एक क्या होता है आपका, एक अयोटा होगा पहला, ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा आपका आर्टीरियोल होगा, दूसरा क्या होगा आपका आर्टीरियोल होगा, ठीक है। और तीसरी चीज क्या होगी, तो तीसरी चीज आपने ये याद रखनी है, वो क्या होगी आपकी कैपिलरीज, ठीक है, कैपिलरीज, ठीक है। अच्छा, और चौथी चीज क्या है, चौथी और आखिरी चीज क्या है, आपकी वेना कैवा, आपकी वेना कैवा, ठीक है। अच्छा, देखिए जो आपका अयोटा है ना, अयोटा, इसके अंदर जो आपका आपका जो ब्लड प्रेशर है, इसके अंदर जो आपका ब्लड प्रेशर होगा, मतलब आपके खून के ऊपर इसके अंदर खून का कितना प्रेशर होगा, तो आपने ये याद रखना है कि इसके अंदर पता कितना होगा, 100 mmHg, 100 mmHg होगा, ठीक है, mm ऑफ मिलीमीटर ऑफ मरकरी होगा, ठीक है। इसके अंदर आपका ब्लड प्रेशर कितना होगा, 100 होगा, ठीक है, इसके अंदर कितना होगा, 100 होगा। जबकि आर्टीरियोल के अंदर कितना होगा, तो आर्टीरियोल के अंदर आपने क्या याद रखना है, ये कितना होता है, 50 mmHg होगा, ये क्या होगा, 50 mmHg। अच्छा, इसके साथ आपने एक बात और याद रखनी है, कि क्या है, कि जो आपके क्या है, आपके जो आर्टीरियोल है, ठीक है, ये ऑफर हाईएस्ट रेजिस्टेंस, ऑफर हाईएस्ट रेजिस्टेंस, हाईएस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे खून को ब्लड वेसल के अंदर गुजरने के लिए, ठीक है, हमारे ब्लड ब्लड को कितनी मेहनत करनी पड़ती है ब्लड वेसल से गुजरने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो हमारी पूरी जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके अंदर सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कौन देता है, हमारा आर्टीरियोल देता है, ठीक है। इसी वजह से ये क्या करता है, ये टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कंट्रोल करता है। अब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस का आपको नहीं पता, इसलिए मैं आपको अभी नहीं समझाता, आगे जाके पढ़ाऊंगा कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या चीज होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने कैपिलरीज का याद रखना है, तो कैपिलरीज का कोई आपसे ये पूछे कि कैपिलरीज के अंदर आपका ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो आपने ये याद रखना है कितना होता है, 20 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है, ये कितना होता है, 20 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। जबकि आपके वेना कैवा के अंदर आपका ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो आपने याद रखना है सिर्फ 4 mmHg होता है, कितना होता है, ओनली 4 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। समझ लगी इस बात की। अच्छा, अब ये क्या था, ये थे आपके कौन से टॉपिक जो हमने एक्स्ट्रा किए हैं, जो हमने इंट्रोडक्शन के अंदर खत्म किया। अब ना आज से हम क्या स्टार्ट, अब इससे आगे हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, इससे आगे हमने पता क्या पढ़ना है, हमने पढ़ना है हार्ट की एनाटॉमी, ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ी है, अब हम इसको जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, ठीक है। अच्छा देखें, अब हम दोबारा दोबारा से जीरो, मतलब है जो हमने पहली क्लास में पढ़ा था, दोबारा वही पढ़ने जा रहे हैं, पर इसको हम अब जल्दी जल्दी करेंगे, और इसके अंदर जो दो चार चीजें स्टेप वन की बुक के ऊपर एक्स्ट्रा लिखी हुई है, तो उनको करेंगे, देखिएगा। अच्छा, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हार्ट की अनाटॉमी, दोबारा से क्या पढ़ने जा रहे हैं, हार्ट की अनाटॉमी, आपकी रिवाइज हो जाएगी जो आपने पहले पढ़ी थी, ठीक है। और कुछ नई चीजें आपको तब लिखवाई थी, कुछ चीजें अब लिखवा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, हार्ट की एनाटॉमी, हार्ट की एनाटॉमी, हार्ट के कितने खाने होते हैं, चार खाने होते हैं, ठीक है। अब हार्ट के चार खानों में सबसे पोस्टीरियर पार्ट कौन सा था, तो उस दिन मैंने आपको क्या बताया था, कि आपका जो लेफ्ट एट्रियम होता है, ये क्या होता है, पोस्टीरियर होता है, ये क्या होता है आपका मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट होता है, ये आपका कौन सा पार्ट होता है, मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, अब ना आपने ये बात याद रखनी है कि लेफ्ट लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो आपका वाल्व था, वो कौन सा वाल्व था, तो आपने क्या करना है, हमारा मिट्रल वाल्व था, हमारा कौन सा वाल्व था, हमारा मिट्रल वाल्व था। अच्छा, देखिए, अगर आपके मिट्रल वाल्व की क्या हो गई है, स्टीनोसिस हो गई है, इसी वजह से आपका जो मिट्रल वाल्व है वो खराब हो गया है, ठीक है। तो आपका जो लेफ्ट एट्रियम है, इसको ना खून को लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल तक पहुंचाने के लिए ना जोर लगाना पड़ेगा। तो जब आप किसी चीज के ऊपर जोर देते हैं, ठीक है, ये जब आप जिम में जाके अपने मसल्स के ऊपर जोर लगाते हैं, ठीक है, कोई डंबल उठाते हैं, ये जो भी करते हैं, तो उसके जरिए आप जब जोर लगाते हैं, तो आपका क्या होता है, उन मसल्स का साइज बढ़ता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, हाइपरट्रॉफी कहते हैं। अगर आपकी लेफ्ट एट्रियम की हाइपरट्रॉफी हो जाए, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, तो आपने ये बात याद रखनी है कि अगर हमें क्या हो जाए, अगर हमें लेफ्ट एट्रियम की हाइपरट्रॉफी हो जाए, लेफ्ट एट्रियम हाइपरट्रॉफी, अगर हम क्या हो जाए, लेफ्ट एट्रियम हाइपरट्रॉफी हो जाए, इस वजह से क्या हो सकता है, तो आपने ये बात याद रखनी है कि इस वजह से ना लेफ्ट एट्रियम के आसपास में कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। अब वो कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, तो आपने ये देखना है कि सबसे पहले ना इसके पीछे क्या प्रेजेंट होती है, तो आपने ये कहना है कि इसके पीछे एक चीज प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या कहते हैं, एसोफेगस कहते हैं, ठीक है। जो हमारी एसोफेगस है ना, अगर हमारा क्या लेफ्ट एट्रियम बड़ा हो गया है, तो ये क्या करेगा, एसोफेगस को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। जब ये एसोफेगस को कंप्रेस करेगा, तो क्या आप कोई खुराक अपने मुंह से अपने पेट तक पहुंचा सकेंगे, तो नहीं पहुंचा सकेंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम पता क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्या, डिस्फेजिया। अगर आप क्या, अगर आप कोई चीज खाएं पर उसको निगल ना सके,
उसे हम क्या कहते हैं, डिस्फेजिया कहते हैं। तो अगर आपकी एसोफेगस की क्या हो जाए, आपकी एसोफेगस की क्या हो जाए, कंप्रेशन हो जाए, ठीक है। कंप्रेशन हो जाए ना अगर आपकी एसोफेगस की, तो अगर कंप्रेशन ऑफ एसोफेगस, तो आपको क्या होगा, डिस्फेजिया होगा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ना एक और स्ट्रक्चर गुजरता होता है, उस स्ट्रक्चर को पता है हम क्या कहते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हमारा कौन सा, हमारी रिकरेंट ब्रांच ऑफ लरेंजियल नर्व, ठीक है। तो इसके साथ एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, रिकरेंट लरेंजियल नर्व। देखिएगा, अब कंप्रेशन हुई है किसकी, रिकरेंट लरेंजियल नर्व की, ठीक है, लरेंजियल नर्व की, ठीक। अब जो आपकी रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है, ये भी आपकी क्या है, आपका जो क्या होता है, आपका लेफ्ट एट्रियम होता है, इसके पीछे से गुजर रही होती है। अब जब इसकी कंप्रेशन हो जाएगी, उस वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आपने क्या करना है कि आपको हॉर्सनेस देखने को मिलेगी। अब हॉर्सनेस का मतलब क्या है, हॉर्सनेस का मतलब पता है क्या है, कि आपके अंदर क्या देखने को मिलेगा, आपकी आवाज क्या हो जाएगी, भारी हो जाएगी, आपकी आवाज क्या हो जाएगी, भारी हो जाएगी। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम हॉर्सनेस ऑफ वॉइस कहते हैं। अच्छा, अब आपके पास एक पेशेंट आता है, उसके अंदर आपको लेफ्ट एट्रियम की हाइपरट्रोफी देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद उसको डिस्फेजिया है और क्या है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है। अब ये तीनों चीजें मिला के क्या बनाती हैं, तो आपने क्या याद रखना है कि ये जो तीनों चीजें हैं, ये क्या करती हैं, ये तीनों चीजें मिला के क्या करती हैं, ये आपका एक सिंड्रोम बनाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, हमारा हमारा ऑर्टनर सिंड्रोम कहते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, हमारा ऑर्टनर सिंड्रोम कहेंगे। अब ऑर्टनर सिंड्रोम के अंदर आपको कौन कौन सी तीन चीजें देखने को मिलती हैं, तो आपने क्या कहना है, हमारे ऑर्टनर सिंड्रोम के अंदर नंबर 1 क्या होता है, हमारा लेफ्ट एट्रियम की हाइपरट्रोफी होती है। इस वजह से क्या होता है, हमें कंप्रेशन हो जाती है ओएसोफेगस की और हमारी रिकरेंट लैरिंजियल नर्व की। इस वजह से क्या होगा कि इस बंदे को क्या हो जाएगा, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाएगी, ठीक है। इस बंदे को क्या हो जाएगा, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाएगी, समझ लगी इस बात की। अच्छा, इसके बाद आगे आपने क्या याद रखना है, आगे आपने ये याद रखना है कि हमारा और कौन सा स्ट्रक्चर था हमारे हार्ट के अंदर, ठीक है। देखिएगा, अब और कौन सा स्ट्रक्चर होगा, तो अगला स्ट्रक्चर जो हमने देखना ना, वो कौन सा, हमारा राइट वेंट्रिकल है। तो राइट वेंट्रिकल के बारे में हमने क्या चीज पढ़ी थी, कि हमारा राइट वेंट्रिकल क्या होता है, मोस्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ हार्ट होता है। ये क्या होता है, मोस्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ हार्ट होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एंटीरियर पार्ट ऑफ हार्ट होता है, कि सबसे सामने जो हमारा दिल का हिस्सा होता है, वो कौन सा होता है, हमारा राइट वेंट्रिकल होता है। अब राइट वेंट्रिकल के अंदर आपने क्या क्या चीजें याद रखनी है, आपने राइट वेंट्रिकल के अंदर ना पता है क्या याद रखना है, राइट वेंट्रिकल के अंदर आपने ये याद रखना है कि हमने कल भी पढ़ा था कि ये क्या है, मोस्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट है, ठीक है। अच्छा, इसके हमने आगे आपने क्या बात याद रखनी है, आगे आपने ये बात याद रखनी है कि ये क्या होता है, मोस्ट कॉमनली इंजर्ड होता है, ये क्या होता है, मोस्ट कॉमनली इंजर्ड होता है, ठीक है, ड्यूरिंग ट्रॉमा, ठीक है। तो आप क्या याद रखेंगे, ये क्या है, मोस्ट कॉमनली इंजर्ड ड्यूरिंग चेस्ट ट्रॉमा, ठीक है। जब भी आपको चेस्ट का ट्रॉमा होता है, जब भी आपको क्या है, छाती का कोई मसला होता है, तो उसमें मोस्ट कॉमनली आपका कौन सा दिल का हिस्सा इन्वॉल्व होता है, तो आप क्या याद रखेंगे, वो होगा आपका कौन सा, वो कौन सा होगा, आपका राइट वेंट्रिकल होगा। अच्छा, इसके साथ अब आपने एक्स्ट्रा लिखना है, एक्स्ट्रा आपने क्या लिखना है कि आपको कहाँ पे ट्रॉमा हो, तो ट्रॉमा पता है कहाँ पे हो, तो ट्रॉमा के लिए आपने ये याद रखना है कि कहाँ पे हो, जब वो आपके मिड या लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर के ऊपर हो, ठीक है। कौन सी कब हो ट्रॉमा, कहाँ पे हो, व्हेन एट, कहाँ पे हो, व्हेन एट मिड स्टर्नल और लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर, लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर। अभी स्टर्नम क्या होती है ये मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, ठीक है, स्टर्नल बॉर्डर, ठीक है। अगर इस जगह के ऊपर आपका क्या हो जाए, अगर आपका क्या हो जाए, आपका क्या हो जाए, ट्रॉमा हो, अगर आपका क्या हो, ट्रॉमा हो, तो उस टाइम आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आपने क्या याद रखना है कि आपको क्या होगा, आपको राइट वेंट्रिकल की क्या होगी, राइट वेंट्रिकुलर की डैमेज होगा, ठीक है, राइट वेंट्रिकुलर इंजर होगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद और क्या याद रखना है, और आपने ये याद रखना है कि आपका क्या होता है नीचे, आपका क्या होता है, आपका डायफ्रागमेटिक क्या होती है, सरफेस होती है। अब उसमें 1/3 कौन सा होता है आपका, राइट वेंट्रिकल, और 2/3 कौन सा पार्ट होता है आपका, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये आपने याद रख लेना है। अच्छा, इसके अलावा और आपने क्या याद रखना है, और आपने ये याद रखना है कि जो हमारा राइट वेंट्रिकल है ना, ये क्या है, इसके बारे में आपने एक और बात याद रखनी है कि ये क्या है, ये मोस्ट सूटेबल पार्ट है। ये क्या है, मोस्ट सूटेबल पार्ट, प्लेस लिख लें, ठीक है। ये क्या मोस्ट सूटेबल प्लेस है। अगर आप किसी बंदे के अंदर क्या करें, अगर आप किसी बंदे के अंदर आर्टिफिशियल पेस मेकर लगा रहे हैं, अगर आप किसी बंदे के अंदर क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल पेस मेकर लगा रहे हैं, तो उसके अंदर सबसे मोस्ट कॉमन, ये सबसे अच्छी लोकेशन कौन सी है, तो आपने क्या कहना है, मोस्ट मोस्ट सूटेबल प्लेस फॉर आर्टिफिशियल पेस मेकर, और किसके लिए, हमारे आर्टिफिशियल पेस मेकर के लिए, आर्टिफिशियल पेस मेकर, ठीक है। आर्टिफिशियल पेसमेकर के लिए मोस्ट सूटेबल पार्ट कौन सा आपका, तो इसका जवाब आपने क्या लिखना है, वो होता है आपका
राइट वेंट्रिकल होता है, ठीक है? वो क्या होता है आपका? राइट वेंट्रिकल होता है। तो राइट वेंट्रिकल के लिए आपने और क्या याद रखना है? ये क्या है? ये मोस्ट सूटेबल पार्ट है अगर हम किसी बंदे के अंदर क्या लगा रहे हैं? आर्टिफिशियल पेसमेकर लगा रहे हैं। ये किन बंदों के अंदर लगाते हैं? जिनके अंदर एसए नोड का कोई मसला हो जाता है। अगर एसए नोड का मसला हो गया है, तो अब उसको क्या करंट जो जो चीज़ करंट प्रोवाइड कर रही थी दिल को, वो अब खराब हो गई है। तो अब हमने उसको करंट करंट प्रोवाइड करना है ना, इसलिए हम क्या करते हैं? बाहर से पेसमेकर लगाते हैं आर्टिफिशियल। तो उस पेसमेकर को हम कैसे लगाएँगे? उस पेसमेकर को कहाँ पे लगाएँगे? हमारे राइट वेंट्रिकल के ऊपर लगाएँगे, ठीक है? अच्छा, ये क्या थी? आपकी हार्ट की एनाटॉमी थी। इनमें कुछ चीज़ें हमने नहीं पढ़ी हैं, बाकी सारी चीज़ें हमने पीछे वाली रिवाइज़ की हैं, ठीक है? अच्छा, अब हमने इससे आगे चलते हैं। इससे आगे पता है क्या है आपका? इससे आगे है आपका पेरिकार्डियम, ठीक है? इससे आगे क्या है आपका? पेरिकार्डियम है। अब आपका जो पेरिकार्डियम है ना, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि आपका पेरिकार्डियम क्या होती है? आपकी 2 लेयर्स होती हैं। पेरिकार्डियम क्या होती है? आपकी 2 लेयर्स होती हैं। एक कौन-सी लेयर होती है? एक होती है आपकी सीरस लेयर होती है और दूसरी कौन-सी लेयर होती है? आपकी विसरल लेयर होती है। अब सीरस लेयर और विसरल लेयर, इन दोनों चीज़ों को हम देखते हैं। देखिएगा, ये क्या है हमारा? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या होता है? तो इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि ये क्या होता है? आपकी हार्ट की आउटर लेयर होती है, जो आपके दिल को प्रोटेक्ट कर रही होती है, ठीक है? अच्छा, इसके अंदर क्या होती है? 2 लेयर्स होती हैं। 2 लेयर कौन-कौन सी होती हैं? एक तो लेयर होती है आपकी कौन-सी? देखिए, इसके अंदर क्या होती है? 2 लेयर्स होती हैं। अब 2 लेयर्स में कौन-कौन सी होती है? पहली होती है आपकी सीरस लेयर। पहली क्या होती है? आपकी सीरस लेयर होती है, ठीक है? और सीरस लेयर होती है और दूसरी कौन-सी होती है आपकी? दूसरी होती है आपकी कौन-सी? दूसरी होती है आपकी विस्रल लेयर होती है। दूसरी कौन-सी होती है आपकी? विस्रल लेयर होती है, ठीक है? अच्छा, अब इस बंदे के अंदर आपने क्या याद रखना है? आपने ये याद रखना है कि जो सीरस लेयर है ना, इसको हम आगे 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इसको हम क्या है? 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। वो 2 हिस्से कौन-कौन से हैं? तो आपने ये बात याद रखनी है कि वो कौन-कौन से हैं आपके। पहली है आपकी फिब्रियस लेयर है, ठीक है? पहली कौन-सी है आपकी? फिब्रस लेयर है, ठीक है? और दूसरी कौन-सी है आपकी? दूसरी कौन-सी है आपकी? दूसरी है आपकी पैराइटल लेयर है, ठीक है? दूसरी आपकी क्या है? पैराइटल लेयर है, ठीक? समझ लगी इस बात की, ठीक है? अच्छा, ये क्या था? हाँ, अच्छा सॉरी, सॉरी, आई थिंक सो मैंने ना थोड़ी गलती कर दी। देखिए कि ये सीरस लेयर जो होती है ना, ये इसमें आपकी फिब्रस लेयर इंक्लूड नहीं होती, ठीक है? इसमें आपकी क्या है? फिब्रस लेयर इंक्लूड नहीं होती, ठीक है? इसमें आपकी नीचे वाली 2 लेयर्स इंक्लूड होती हैं। आई एम सॉरी कि मैंने गलती कर दी। देखिए, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है? देखिए, कि आपका क्या होता है? आपके पास क्या होता है? एक होती है आपकी फिब्रस लेयर होती है, ठीक है? एक आपकी कौन-सी लेयर होती है? आपकी फिब्रस लेयर होती है, ठीक है? और दूसरी लेयर कौन-सी होती है? दूसरी होती है आपकी सीरस लेयर होती है। अब सीरस लेयर जो होती है, इसके अंदर कौन-सी होती है? आपकी 2 होती हैं, ठीक है? 2 कौन-कौन सी होती हैं? एक होती है आपकी पैराइटल लेयर होती है, ठीक है? एक क्या होती है आपकी पैराइटल लेयर होती है और दूसरी क्या होती है? आपकी विसरल लेयर होती है, ठीक है? दूसरी क्या होती है? आपकी विसरल लेयर होती है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है? देखिए, जो आपकी फिब्रस लेयर है, जो आपकी क्या है? फिब्रस लेयर है, ठीक है? ये क्या होती है? ये बार वाली सख्त हिस्सा होता है। ये बार वाला क्या होता है? सख्त हिस्सा होता है। और जो नीचे वाली 2 होती हैं सीरस लेयर, इसके अंदर क्या होता है? ये इसके अंदर एक होती है पैराइटल लेयर होती है और उसके नीचे क्या होती है आपकी? उसके नीचे क्या होती है आपकी? उसके नीचे होती है आपकी क्या? विस्रल लेयर होती है। अच्छा, इन दोनों के दरमियान में क्या प्रेज़ेंट होता है? इन दोनों के दरमियान क्या चीज़ प्रेज़ेंट थी हमारी? हमारी पेरिकार्डियल स्पेस प्रेज़ेंट थी। तो आपने क्या याद रखना है? इन दोनों के दरमियान क्या प्रेज़ेंट थी हमारी? पेरिकार्डियल स्पेस, ठीक है? पेरिकार्डियल स्पेस। अच्छा, जो हमारी पेरिकार्डियल स्पेस है, इसके अंदर आपने क्या याद रखना है? इसके अंदर आपने ये याद रखना है कि ये इसके अंदर क्या होता है? हमारा पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, ठीक है? ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। इसके अंदर क्या प्रेज़ेंट होता है? हमारा पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेज़ेंट होता है। अब जो हमारा पेरिकार्डियल फ्लूइड है, ये कितना होता है? ये 15 एमएल से लेके 15 एमएल से लेके 50 एमएल तक होता है। ये कितने से कितने तक होता है हमारा? 15 एमएल से लेके 50 एमएल तक होता है। समझ आ गई इस बात की? अच्छा, इसके बाद आपने क्या याद रखना है कि जो अगर हमारे किसी बंदे के अंदर अगर किसी बंदे के अंदर क्या हो जाए? हमारे पेरिकार्डियल फ्लूइड के जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है, इसकी अकोमोलेशन हो जाए, ये 50 एमएल से ज़्यादा हो जाए, ये क्या हो जाए? 50 एमएल से ज़्यादा हो जाए, तो उससे आप क्या कहेंगे? उस इसके आगे 2 कंडीशंस होती हैं, ठीक है? अगर ये क्या है आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है, अगर आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है, एक बंदे के अंदर क्या है? पेरिकार्डियल फ्लूइड इंक्रीज़ हो गया, ठीक है? ये क्या हो गया? इंक्रीज़ हो गया, इंक्रीज़ हो गया, ठीक है? अब ये इंक्रीज़ ना 2 तरह से हो सकता है, ठीक है? ये क्या हो गया? इंक्रीज़ हो गया, जो आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड है, ये बंदे के अंदर क्या हो गया? इंक्रीज़ हो गया। अब ना ये 2 तरह से हो सकता है, एक हो सकता है रैपिडली, ठीक है? रैपिडली इंक्रीज़, ठीक है? ये दूसरा क्या हो सकता है? स्लोली इंक्रीज़, ठीक है? ठीक है, स्लोली इंक्रीज़। अब रैपिडली का मतलब क्या है? स्लोली का मतलब क्या है? कि एक बंदा था, उसके दिल के बाहर जो प्रोटेक्टिव लेयर थी, उसके दरमियान स्पेस थी, उसे हम क्या कहते थे? पेरिकार्डियल स्पेस कहते थे। और जो पेरिकार्डियल स्पेस है, ठीक है? इसके अंदर फ्लूइड प्रेज़ेंट था, जो 15 से 50 एमएल के दरमियान था। अगर उसके अंदर क्या हो जाए? अगर उसकी जो फ्लूइड है,
वो फ्लूइड इंक्रीज कर जाए, अगर वो फ्लूइड क्या कर जाए, अपनी नॉर्मल वैल्यू से 50 ml से ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो फिर अगर उसके वो दो तरह से बढ़ सकता है, एक या रैपिडली बढ़ सकता है, ये फिर क्या है, ये फिर स्लोली हो सकता है। अब जो रैपिडली होगा तो आप उसके अंदर क्या याद रखेंगे कि रैपिडली हो तो उसका आप डायग्नोसिस क्या लगाएंगे, तो आपने क्या कहना है, आपने कहना है कि ये क्या है हमारा कार्डियक, ये क्या है हमारा कार्डियक टैम्पोनेड है, ये क्या है हमारा कार्डियक टैम्पोनेड, ये क्या है हमारा कार्डियक टैम्पोनेड है। जबकि अगर ये स्लोली हो तो स्लोली के अंदर आप क्या कहेंगे कि ये क्या है हमारा, ये है हमारा क्या कार्डियक इफ्यूजन, ये क्या है कार्डियक इफ्यूजन, ठीक है, कार्डियक इफ्यूजन, ठीक है। अगर स्लोली होगा तो आप उसे क्या कहेंगे कि ये क्या है कार्डियक इफ्यूजन है, और अगर ये तेजी से होगा तो आप इसे क्या कहेंगे, आप इसे क्या कहेंगे हमारा कार्डियक टैम्पोनेट कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों में सबसे तेजी से कौन हो रहा है, आपका कार्डियक टैम्पोनेट हो रहा है ना, तो आप क्या याद रखेंगे कि कार्डियक टैम्पोनेट क्या है, एक मेडिकल इमरजेंसी है, ये क्या है इमरजेंसी है, ये क्या है आपकी इमरजेंसी है, ठीक है। जबकि आपका जो दूसरा है वो क्या है, उसके अंदर इतनी इमरजेंसी वाली बात नहीं है, समझ लगी इस बात की। अच्छा, ये थी हमारी क्या हमारी क्या प्लूरल इफ्यूजन और हमारे कार्डियक टेम्पोनेट के अंदर फर्क था। अब इसके आगे चलते हैं, आगे हमने एक और बात पढ़ते हैं, आगे हम ये बात पढ़ते हैं कि हमारी जो पेरिकार्डियम है इसको कौन सी मतलब नर्व सप्लाई करती है, तो आपने क्या याद रखना है कि ये इसको इनरवेट कौन सी करती है हमारी नर्व, फ्रेनिक नर्व, इसे कौन सी नर्व सप्लाई करती है, फ्रेनिक नर्व। अच्छा, फ्रेनिक नर्व का जो अगर रूट वैल्यू आपने याद रखनी है तो इसकी रूट वैल्यू क्या है, C345, ठीक है, C3 C4 C5, ठीक है, 345 कीप्स द कीप्स द डायफ्राम लाइक, ये इसका निमोनिक है, ठीक है, ये आपने याद कर लेना। ये इसका एक और है, वो है टेलीनार का नंबर 0345, ठीक है। तो 345 के हिसाब से आपने क्या याद रखना है कि आपका क्या है, 345 से आप क्या याद रखेंगे कि ये क्या है आपका फ्रेनिक नर्व का क्या है, रूट वैल्यू है, ये फ्रेनिक नर्व की क्या है, रूट वैल्यू है, समझ लगी इस बात की, ठीक है। अच्छा, ये जो आपकी प्रोटेक्टिव लेयर है, अगर इसकी क्या हो जाए, आपको अगर आपको इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उससे आप क्या कहेंगे, पेरिकार्डाइटिस लेंगे, उससे आप क्या कहेंगे, पेरिकार्डाइटिस लेंगे, ठीक है। अच्छा, पेरिकार्डाइटिस का आपको बुक के ऊपर लिखा हुआ है कि इसके अंदर अगर पेन होगा तो वो किधर जाएगा, वो आपके किधर जाएगा, आपके नेक की तरफ भी जाएगा, आर्म की तरफ भी जाएगा, इन सारी रीजन की तरफ जाएगा, ठीक है। ये बातें आपने बुक के ऊपर देख ली, ये आपने आपने बातें बुक के ऊपर देख ली। अब मैं इसमें एक बात मैं एक्स्ट्रा लिखवाता हूँ, एक्स्ट्रा बात पता है क्या है, अगर आपके बंदे के अंदर, अगर आपके बंदे के अंदर क्या है, पेरिकार्डाइटिस है, तो आपको ईसीजी के ऊपर कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलेगी, तो देखिएगा पेरिकार्डाइटिस, कार्डाइटिस, ठीक है, ईसीजी वैल्यू, ईसीजी क्या कहते हैं, ईसीजी, ईसीजी के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आपने ये याद रखना है कि आपको ईसीजी के ऊपर पता है क्या देखने को मिलेगा, इस बंदे के अंदर ईसीजी के ऊपर आपको पता है क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा डिफ्यूज एसटी एलिवेशन, डिफ्यूज एसटी एलिवेशन। अब इस बात का क्या मतलब है, देखिए डिफ्यूज एसटी एलिवेशन का, इसका मतलब ये है कि आप उसके पूरे दिल की क्या करेंगे, ईसीजी करेंगे, आप उसके ईसीजी करेंगे, सॉरी पूरे दिल की क्या बेटा, उसकी ईसीजी करेंगे, उसकी ईसीजी की हर लीड के ऊपर क्या होगा, आपकी एसटी सेगमेंट की क्या देखने को मिलेगी, एलिवेशन देखने को मिलेगी। अभी आपको एसटी सेगमेंट का नहीं पता होगा, अभी सिर्फ 1-2 दिन सब्र कर जाए, मैं आपको ईसीजी पढ़ाऊंगा, सारी ईसीजी अलग करके पढ़ाऊंगा, ठीक है, हर चीज पढ़ाऊंगा ईसीजी के अंदर, पर उसके लिए आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये क्या था, ये थी हमारी पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। अब ना इससे आगे चलते हैं, ये पेरिकार्डाइटिस हमने देख ली, पेरिकार्डाइटिस से आगे हम किधर आ रहे हैं, हमारी हमारी कोरोनरी ब्लड सप्लाई के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। अब जो अपनी कोरोनरी ब्लड सप्लाई है, इसके अंदर आपने क्या बात याद रखनी है, ठीक है, कोरोनरी ब्लड सप्लाई अभी हमने कल पढ़ी है, ठीक है, कल पढ़ी है हमने, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ना आपने पता है क्या बात याद रखनी है, जो आपकी क्या कोरोनरी ब्लड सप्लाई है, ये हमने कल पढ़ी थी कि आपकी एओर्टा से क्या राइज होती है, आपकी राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। अब जो राइट कोरोनरी आर्टरी होती है वो कौन कौन सी ब्रांचें देती है, आपकी आपकी एक्यूट मार्जिनल आर्टरी, ठीक है, और उसके बाद आपकी कौन सी, आपकी पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी देती है, ठीक है, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी देती है। जबकि आपकी जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है वो क्या देती है, वो देती है आपकी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी देती है, ठीक है। उसके बाद और कौन सी देती है आपकी, उसके बाद वो आपकी कौन सी आर्टरी देती है, आपकी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी देती है, और कौन सी देती है आपकी ऑब्ट्यूज, और कौन सी देती है आपकी ऑब्ट्यूज मार्जिनल आर्टरी देती है। ये तीन आर्टरीज आपकी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से निकल रही थी, ये हमने कल पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर आपने और पॉइंट्स कौन कौन से ऐड करने हैं, ठीक है, कल हमने सारी चीजें पढ़ ली थी, ठीक है। हमने इसके कल अंदर कल ना हमारा डोमिनेंस का चीज रह गई थी, ठीक है, जब हम अगर बेसिक्स पढ़ रहे थे, तो इसके अलावा ना एक दो चीजें और रह गई थी, हम उसको देखते हैं, ठीक है। अच्छा, वो चीजें कौन कौन सी है, तो आपने पता क्या याद रखना है, आपने ये बात याद रखनी है कि वो कौन सी है, वो है आपकी क्या, आपकी इन सारी आर्टरीज के अंदर, इन सारी आर्टरीज के अंदर मोस्ट कॉमनली अक्लूडेड कौन सी होती है, सबसे ज्यादा कौन सी आर्टरी है जो क्या होती है, अक्लूड होती है, तो हम वो देखते हैं, ठीक है। जो आपकी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है ना, ठीक है, जो इसको लैड भी कहते हैं, लैडा भी कहते हैं, ठीक है। अब जो आपकी लैड आर्टरी है ना, ये जो आपकी लैड आर्टरी है, ये क्या होती है, ये आपकी इसके बाकी आपने मैंने आपको कल बताया था
कि ये किस-किस एरिया को सप्लाई करती है। जैसे कि ये क्या है आपकी एंटीरियर एंटीरियर 1/2 ऑफ मतलब वेंट्रिकल को सप्लाई करती है, ठीक है। एंटेरोलेटरल पैपिलरी मसल को सप्लाई करती है, ठीक है। और आपके लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है। ये सारी चीज़ें हमने सारी पढ़ ली है। आज मैं इसके अंदर वो चीज़ें बता रहा हूँ जो हम कल छोड़ के आए हैं, ठीक है। अच्छा देखें, अब ये क्या है, ये मोस्ट कॉमनली अक्लूडेड है। ये क्या है, मोस्टली अक्लूडेड। ये क्या है, मोस्टली अक्लूडेड है कि सबसे ज्यादा कौन सी आर्टरी आपकी है जिसके अंदर आपकी क्या ऑब्स्ट्रक्शन होती है, तो वो कौन सी आपकी ब्लड वेसल होती है, तो आपने उसका क्या नाम याद रखना है, वो होती है हमारी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है। वो क्या होता है, हमारी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है। वो कौन सी होती है, हमारी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इस आर्टरी का ना एक और नाम भी रखा हुआ हमने, वो उस आर्टरी का नाम पता क्या है, वो है विडोज आर्टरी, ठीक है, विडोज आर्टरी। ये अगर किसी बंदे के अंदर, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अक्लूड होती है ना, तो इस वजह से क्या है, ये दिल को डायरेक्ट इन्वॉल्व करती है, इस वजह से बंदे के मरने के चांसेस भी होते हैं। तो हमारी जो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, इसे हम क्या कहते हैं, विडोज आर्टरी भी कहते हैं। ये विडो क्या होती है, बेवा बेवा को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगली बात आपने क्या याद रखनी है, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी हमने कल पढ़ ली थी ना। अब पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो है ना, उसके बारे में हम एक दो बातें और करते हैं। आपकी पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है ना, देखिएगा, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए। देखिए, ये जो आपकी पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, इसके बारे में हमने कल पढ़ा था कि ये क्या है, ये हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है, जो पीछे वाली साइड पे जाती है। पीछे वाली साइड पे जाके क्या करती है, हमारे क्या है, हमारे टू पोस्टीरियर साइड पे जो हमारा 2/3 ऑफ वेंट्रिकुलर वॉल्स है, उनको सप्लाई करती है। पोस्टीरियर मीडियल पेपिलरी मसल को सप्लाई करती है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा और किस चीज को सप्लाई करती है, और क्या है, हमारे एसए नोड्स और एबी नोड्स को सप्लाई करती है, ठीक है। अब इसके अंदर ना आपने एक बात और याद रखनी है, अगर आपकी पीडीए क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए, अगर आपकी पीडीए क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए, पहले हम रुके रुके पहले हम ये देखते हैं कि ये सप्लाई किसको करती है। ये किसको सप्लाई करती है, मेनली सप्लाई, ये किसको सप्लाई करती है, एसए नोड को और एवी नोड को, एसए एंड एवी नोड, एंड एवी नोड, ये आपके एसए नोड को और एवी नोड को क्या कार्य होती है, सप्लाई कार्य होती है। अच्छा, अगर आप एक आपके पास एक बंदा है, उसके अंदर क्या है, एसए नोड और एवी नोड को जो आरटी सप्लाई कर रही थी, तो वो जो आरटी थी, उस आरटी को क्या हो गया, वो आरटी खराब हो गई है, उसके अंदर किसी किस्म की अक्लूजन हो गई है, उसके अंदर क्या हो गई है, किसी किस्म की अक्लूजन हो गई है। तो उस बंदे के अंदर क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा, उसका एसए नोड और एवी नोड काम नहीं करेंगे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको नोडल डिस्फंक्शन देखने को मिलेगा। ये आपको क्या देखने को मिलेगा, एवी एवी नोड अगर आपका खराब हो जाता है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, हार्ट ब्लॉक देखने को मिलेगा। आपको क्या देखने को मिलेगा, हार्ट ब्लॉक देखने को मिलेगा। अब इसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे कि हमारा हार्ट ब्लॉक होता क्या वाला है, ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे आपने क्या देखना है, आगे आपने ये देखना है, आगे आपने ये देखना है कि देखें, ये आपकी किसी बुक के ऊपर लिखा होगा कि जो आपकी आरसीए है ना, ये आपकी सप्लाई करती है आपकी एवी नोड और एसए नोड को, ठीक है। तो आपने अभी मैं आपको क्या बताया कि आपकी पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी किसकी ब्रांच है, आपकी आरसीए की। तो आपकी जो बुक वाला है ना, उसने क्या किया हुआ है, तो उसने पीडीए की बजाय उसने डायरेक्ट आरसीए लिखा हुआ है। तो अगर आपकी बुक के ऊपर आरसीए लिखा हुआ है ना, तो उसके ऊपर आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि आरसीए जो है, इसकी ये ब्रांच ऑफ किसकी है, ये किसकी ब्रांच है, ये ब्रांच ऑफ आरसीए है, ठीक है। जो हमारी राइट करोनरी आर्टरी होती है, उसकी कौन सी ब्रांच है, हमारी पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है। अब पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी अगर उसकी ब्रांच है, तो अगर ये एसए नोड और एबी नोड को सप्लाई कर रही है, और अगर हम पीडीए, अगर हमारे पास एमसीक्यूज आता है, ठीक है, उसके अंदर आपका क्या लिखा हुआ है, आपके आपके पास पीडीए नहीं दिया होगा, ठीक है, वो पूछ लेते हैं कि आपका एवी नोड इज सप्लाइड बाय विच आर्टरी, ठीक है। उसके अंदर आपका आरसीए लिखा होता है, एलएडी मतलब लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी लिखा होता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, आपका लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी लिखा हुआ है, या आपका एक्यूट मार्जिनल आर्टरी लिखा हुआ है। तो आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, तो आप क्या लगाएंगे, अगर आपका पीडीए नहीं है, तो आप क्या लगाएंगे, हमारा आरसीए लगाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको इन बातों में ज्यादा मतलब टेंशन ना लें। अच्छा, अब इसके आगे आपने क्या याद रखना है, अभी हमारा पीडीए होता है ना, इसके अंदर ना एक डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट होता है। अब वो डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए। अच्छा, जो डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट है ना, डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट है, इसको देखिएगा, डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट। अब डोमिनेंस के अंदर होता क्या है, अच्छा, कुछ आपकी आर्टरीज होती हैं, वो होती हैं राइट डोमिनेंट होती है। देखिए, आपकी जो पीडीए है ना, पीडीए, ये ना डिफरेंट ब्लड वेसल से अराइज हो सकती है, ठीक है। अब ना इसके पास पॉसिबिलिटी है, इसके अंदर क्या है, हमारी बॉडी के अंदर चांसेस होते हैं कि ये किससे अराइज हो जाए, ये अराइज हो जाए, किससे अराइज हो जाए, किससे, हमारी हमारी आरसीए से, किससे अराइज हो जाए, आरसीए से, ठीक है। अगर इसके पास और भी है, इसके पास एक और रास्ता भी है, ठीक है, ये किससे अराइज हो जाए, ये हमारी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से हो जाए, ठीक है। ये फिर इसके पास एक और भी चांस है कि ये किससे अराइज हो जाए, ये बोथ से हो जाए, ये जो दोनों आर्टरीज है, इनसे ये क्या अराइज हो जाए, ठीक है। इन दोनों से आगे इसकी ब्रांच ये निकल आए, ठीक है। अच्छा, अब इस बुनियाद के ऊपर ना हमने क्या किया हुआ है, हमने डोमिनस बनाई हुई है, हमने क्या बनाई हुई है, डोमिनस बनाई हुई है। अब डोमिनस का मतलब क्या है, देखिए। अच्छा, अगर आपका क्या है, अगर आपकी राइट कोरोनरी आर्टरी जो है, ये कौन सी ब्रांच दे रही है, अगर ये क्या दे रही है, हमारी पीडीए दे रही है। अगर ये क्या दे रही है, हमारी हमारी पीडीए दे रही है,
ठीक है। तो इस बुनियाद पे ये क्या होगा, इस बुनियाद पे ये कौन सी आर्टरी निकलेगी, इसको हम क्या कहते हैं, इस तरह के डोमिनेंस को हम पता है क्या कहते हैं, हम इसको क्या कहते हैं, राइट डोमिनेंट कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, राइट डोमिनेंट कहते हैं, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, राइट डोमिनेंस कहते हैं, ठीक है। और ये 85% ऑफ पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिलती है कि आपके अगर आपकी पीडीए जो है अराइज हो गई है आपकी राइट कोरोनरी आर्टरी से, तो ये कितने परसेंट पेशेंट्स के अंदर होती है, 85% पेशेंट्स के अंदर होती है, ठीक है। और इसको हम इस पेशेंट को हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, ये हमारा क्या है, राइट डोमिनेंट सर्कुलेशन है, ठीक है। अच्छा, एक केस ये है, दूसरा केस आपको पता क्या है, अगर आपकी जो है आपकी ये जो पीडीए है ये किससे अराइज हो गई है, अगर आपको पीडीए को बनाने वाली जो ब्लड वेसल थी वो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी थी, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे हमारी ये क्या है, लेफ्ट डोमिनेंस है, इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारी क्या है, लेफ्ट डोमिनेंस है। और ये कितने परसेंट पेशेंट्स के अंदर होती है, ये अबाउट 5 to 10% पेशेंट्स के अंदर होती है, ठीक है, ये किन किन पेशेंट के अंदर होती है, अबाउट 5 to 10% पेशेंट्स के अंदर होती है, ठीक है। अच्छा, अब आपकी पीडीए जो है ना, ये अगर ना एक तीसरा केस है उसके अंदर आपकी जो पीडीए है ये किससे बन गई, ये कहती है ना मैंने एक से नहीं बनना, मैंने दोनों से इकट्ठे बनना है, तो आप क्या याद रखेंगे, अगर ये क्या है आपकी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और आरसीए, ये दोनों आपके मिला के क्या दे, आपकी पीडीए बनाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, को डोमिनेंस कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, को डोमिनेंस कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो था ना ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है, इसलिए मैंने इसको आपको ना इतना खास इसके ऊपर तवज्जो नहीं दिलवाई, समझना किस बात की। अच्छा, अब ना इसके बाद ना हम दो चार पॉइंट और पढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा देखिएगा, अच्छा अच्छा, आपकी जो राइट कोरोनरी आर्टरी थी इससे आपकी एक ब्रांच निकल रही थी जो हमने कल पढ़ी थी, वो कौन सी थी, आपकी अक्यूट मार्जिनल आर्टरी थी, ठीक है। आरसीए से क्या ब्रांच निकल रही थी आपकी, आरसीए से क्या निकल रही थी आपकी, अक्यूट मार्जिनल आर्टरी निकल रही थी, और ये किससे सप्लाई कर रही थी, ये सप्लाई कर रही थी किसको, ये सप्लाई इंफीरियर बॉर्डर ऑफ हार्ट, ये किसे सप्लाई कर रही थी, इंफीरियर बॉर्डर ऑफ हार्ट को, ठीक है, ये किसे सप्लाई कर रही थी, इंफीरियर बॉर्डर ऑफ हार्ट, ठीक है, इंफीरियर बॉर्डर ऑफ हार्ट, ठीक है, ये किसे सप्लाई कर रही थी, हमारे इंफीरियर बॉर्डर ऑफ हार्ट को सप्लाई कर रही थी। अब इसमें आपने क्या बात याद रखनी है, आपने ये बात याद रखनी है, अगर आपकी क्या एक्यूट मार्जिनल आर्टरी जो है इसके अंदर किसी किस्म का मसला होता है तो आपको क्या होगा, आपको इंफीरियर वाल एमआई हो जाएगा। अच्छा, अगर कोई आपसे ये पूछे कि अगर आपको क्या हो जाता है, इंफीरियर वाल एमआई हो गया, अगर आपके पेशेंट के अंदर क्या हो गया, आपको इंफीरियर वाल एमआई हो गया, ईसीजी के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, अगर आपको क्या हो गया, इंफीरियर वाल एमआई हो गया, तो आपको कौन कौन सी ईसीजी की लीड के ऊपर मसला देखने को मिलेगा, तो आपने ईसीजी की लीड्स याद रख लेनी है, तो पता है कौन कौन सी होगी, एक होगी आपकी लीड नंबर 2, आपकी लीड नंबर 3 और आपकी लीड नंबर ए बी एफ, ठीक है, ए बी एफ, इन तीन लीड्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको एस टी एलिवेशन देखने को मिलेगी, तो इन तीन लीड्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, एस टी एलिवेशन, एस टी एलिवेशन, ठीक है, समझना किस बात की। अच्छा, इसके आगे आपने क्या याद रखना है, इंफीरियर वाल एमआई, अच्छा ये तो क्या था, ये था अक्यूट था, आपके पास पेशेंट आता है उसके अंदर अक्यूट सीन था, ठीक है। अच्छा, यही पेशेंट आ जाता है कि आपके पास एक मरीज आता है, देखिए आप हॉस्पिटल में बैठे हैं, आपके पास एक मरीज आता है, ठीक है, वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे ना एक साल वो ईसीजी करवाई आपने उसकी, ठीक है, आपको ना उसकी ईसीजी करवाई है, ठीक है, ईसीजी, ठीक है। अच्छा, वो ना साथ में आपको हिस्ट्री देता है कि डॉक्टर साहब कि ना मैंने ना एक साल पहले ना मुझे एमआई हुआ था, इंफीरियर वाल का एमआई हुआ था, मुझे क्या हुआ था, इंफीरियर वाल एमआई हुआ था, ठीक है। तो अब ना आप उसकी ईसीजी की है आपने, तो आपको क्रोनिक जो आपका क्या है, क्रोनिक इंफीरियर वाल एमआई का पेशेंट है, मतलब उसको पहले पास्ट हिस्ट्री है एमआई की, ठीक है, आपको इंफीरियर वाल की क्या है, हिस्ट्री है, पास्ट हिस्ट्री है, साल पहले हुआ था, 2 साल पहले उसे हार्ट अटैक हुआ था, ठीक है, लेट्स हार्ट अटैक कर लेते हैं आसानी के लिए, ठीक है। अच्छा, तो आपको क्या ईसीजी के ऊपर क्या देखने को मिलेगा, उसके ऊपर ना आपको एस टी एलिवेशन की बजाय एक और पैटर्न देखने को मिलता है, उसे पता है हम क्या कहते हैं, उस पैटर्न को हम कहते हैं पैथोलॉजिकल क्यू वेव्स कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पैथोलॉजिकल क्यू वेव्स कहते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, पैथोलॉजिकल क्यू वेव्स कहते हैं, ठीक है, क्यू वेव्स। अभी जो पैथोलॉजिकल क्यू वेव्स हैं ये आपको किसके अंदर देखने को मिलते हैं, क्रोनिक एमआई के पेशेंट के अंदर, ठीक है, क्रोनिक क्रोनिक एमआई के पेशेंट के अंदर, ठीक है, क्रोनिक एमआई पेशेंट, ठीक है। जो आपकी पैथोलॉजिकल क्यू वेव्स हैं ये आपको किन पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलती हैं, आपके वो पेशेंट्स जिनके अंदर क्या हो, जिनके अंदर कोई पास्ट हिस्ट्री हो, जिनके अंदर क्या हो, आपकी कोई पास्ट हिस्ट्री हो, उनके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, क्रोनिक क्या देखने को मिलता है, पैथोलॉजिकल क्यू वेव्स। अभी इंफीरियर वाले एमआई का अगर पेशेंट हो तो उसके अंदर आपको लीड 2, लीड 3 और लीड एवीएफ के अंदर आप क्या देखने को मिलेगा, आपको पैथोलॉजिकल क्यू वेव देखने को मिलेगी, समझ लगे इस बात की। अच्छा, ये क्या थी, ये थी आपकी क्या, ये थी आपकी कोरोनरी आर्टरी सर्कुलेशन थी, ये क्या थी आपकी कोरोनरी आर्टरी सर्कुलेशन। अब ना इससे आगे चलते हैं, आगे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आगे बात देखते हैं। आज देखिएगा, अब ना हम फिजियोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं, एनाटॉमी ने हमारी हार्ट की सीबीएसई इतनी ही लिखी हुई थी। अब जो हम एनाटॉमी ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना जो चीज, ठीक है,
इसके बाद हम एम्ब्री वगैरह पढ़ेंगे, पर अभी फिलहाल हम थोड़े से ना फिजियो की 2-4 बातें पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्लास 1 करेंगे। देखिए, जो आपका पहला कॉन्सेप्ट है ना, वो पता है क्या है? वो है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम है। वो क्या है आपका? स्ट्रोक वॉल्यूम। अच्छा देखिए, अब स्ट्रोक वॉल्यूम से आपने क्या याद रखना है? देखिए, स्ट्रोक वॉल्यूम से आपको क्या पता होना चाहिए? देखिए, जो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम है ना, आपका जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, इससे आपको क्या पता होना चाहिए? स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब पता है क्या है? कि आपका दिल एक बार धड़का है, आपके दिल ने एक बार क्या किया है? पंप किया है। एक बार पंप करने पर उसने कितना ब्लड दिल से बाहर निकाला है, इसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। तो स्ट्रोक वॉल्यूम की आप डेफिनिशन क्या लिखेंगे? कि ये क्या है? ये हमारा अमाउंट ऑफ ब्लड है। ये क्या है हमारा? अमाउंट ऑफ ब्लड है। Amount of blood which is which is pumped out of heart in one heartbeat। ठीक है, अब दोबारा सुने कि अगर आपका एक बार दिल धड़कता है, एक बार दिल धड़कने पर आपके दिल से कितना ब्लड बाहर निकल कर जाता है, तो इसे आप क्या कहते हैं? इसे आप क्या कहते हैं? हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। इसे आप क्या कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। इसे आप क्या कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। अच्छा, अब स्ट्रोक वॉल्यूम की ना ये लिखा हुआ कंट्रैक्टिलिटी, प्रीलोड और आफ्टर लोड, ये चीजें अगर आपको समझ नहीं लगेगी ना, तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये क्या चीज होती है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले आपने ना प्रीलोड के बारे में, प्रीलोड के ऊपर आना है। ठीक है, किसके ऊपर आना है? आपने प्रीलोड के ऊपर आना है। अब प्रीलोड क्या होता है? देखिए, ये इसको थोड़ा छोड़ दें, अभी इसको स्ट्रोक वाले को दोबारा डिस्कस करते हैं। इससे पहले ना प्रीलोड के बारे में देखते हैं। अच्छा, अगर कोई आपसे ये पूछे कि आपका प्रीलोड क्या भला है? ठीक है, प्रीलोड क्या भला है? तो प्रीलोड के बारे में आप क्या बताएंगे? प्रीलोड पता है क्या है? प्रीलोड ये है कि आपका दिल रिलैक्स हुआ था, आपका दिल क्या हुआ था? रिलैक्स हुआ था। आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, जिसने पूरे बॉडी के अंदर क्या है? ब्लड को पंप करना है, उस लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आपका कितना ब्लड आगे इकट्ठा हुआ है, आपका कितना ब्लड आगे इकट्ठा हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? प्री लोड कहते हैं। इस ब्लड को हम क्या कहते हैं? प्री लोड कहते हैं। दोबारा सुने कि ये क्या है? अमाउंट ऑफ ब्लड है लोडेड इन लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अमाउंट ऑफ ब्लड, ये क्या है आपका? अमाउंट ऑफ ब्लड है। ये क्या है आपका? अमाउंट ऑफ ब्लड है। ठीक है, अमाउंट ऑफ ब्लड है जो किसके अंदर आता है? जो किसके अंदर होता है? अमाउंट ऑफ ब्लड इन लेफ्ट वेंट्रिकल, इन लेफ्ट वेंट्रिकल आफ्टर डायस्टोल, आफ्टर डायस्टोल। ठीक है, आफ्टर डायस्टोल। तो इस डायस्टोल के बाद आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आपका कितना ब्लड होता है, इसे आप क्या कहते हैं? इसे आप प्री लोड कहते हैं। इसे आप क्या कहते हैं? प्री लोड कहते हैं। इसे आप क्या कहते हैं? प्री लोड कहते हैं। अच्छा, ये जो आपका प्री लोड है ना, ये जो आपका प्री लोड है, ये आपकी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ये आपके एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है, और आपके वीनस रिटर्न के बराबर होता है। अब एंड डायस्टोलिक का वॉल्यूम का मतलब क्या है? कि आपका दिल जो है उसने डायस्टोल, उसकी डायस्टोल खत्म हुआ है। डायस्टोल का मतलब क्या होता है? जब आपका दिल रिलैक्स होता है। जब आपका दिल रिलैक्स हो गया, अब आपके दिल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, उस टाइम पे आपके दिल के अंदर कितना ब्लड मौजूद है, उसे हम क्या कहते हैं? प्री लोड कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्री लोड कहते हैं। उस चीज को हम क्या कहते हैं? प्री लोड कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद आपने और क्या बात याद रखनी है? आपने ये बात याद रखनी है कि आपका प्री लोड जो है ये ज्यादा कब होगा और आपका कम कब होगा। तो देखें कि आपका प्री लोड जो है ना, ये ज्यादा किन कंडीशन के अंदर होगा और कम किन कंडीशन के अंदर होगा। तो देखिएगा, इंक्रीज एंड डिक्रीज, इंक्रीज एंड डिक्रीज किन कंडीशन के अंदर? प्री लोड जो है, ठीक है। अच्छा, जो आपका प्री लोड है ना, ये इंक्रीज पता है किन कंडीशन के अंदर होगा? ये ऐसी कंडीशन के अंदर इंक्रीज होगा जब आपका क्या है? जब आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब आपके बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा खून होगा, तो ज्यादा से ज्यादा खून आपका किधर आएगा? ज्यादा से ज्यादा खून आपका किधर आएगा? आपके दिल की तरफ आएगा। ठीक है, तो वो जितना खून ज्यादा आएगा, तो जितना खून हमारे दिल की तरफ आ रहा है, ठीक है, जितना खून हमारे दिल की तरफ आ रहा है, उसे तो हम प्री लोड कहते हैं। तो प्री लोड क्या होगा? प्री लोड क्या किससे बढ़ेगा? जब हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा। तो पहली चीज आपने क्या करनी है? तो पहली चीज आपकी क्या होगी? व्हेन आवर वॉल्यूम इंक्रीज विद वॉल्यूम। जब हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमारा प्रीलोड बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद और क्या बात याद रखनी है? जब हमारा हार्ट रेट कम होगा। अच्छा, जब हमारा दिल पंप करता है, जब हमारा दिल है पंप करेगा तो फ्लूइड को बाहर निकालेगा। अब हमारा दिल जो है, अगर वो पंप भी आहिस्ता आहिस्ता कर रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड इकट्ठा होगा ना। तो ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड इकट्ठा होगा, इस वजह से क्या होगा कि हमारा क्या प्रीलोड हार्ट रेट के कम होने से क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और क्या है? और हमारा वीनो कंस्ट्रिक्शन। अब ये वीनो कंस्ट्रिक्शन का क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, जो आपकी वीनो कंस्ट्रिक्शन है, इसका इसका कॉन्सेप्ट समझाने के पहले समझाता हूँ आपको। देखिए, वीनो कंस्ट्रिक्शन से क्या मुराद है? तो जो वेन्स है ना, जो हमने कल वेन्स पढ़ी थी, ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है कि ये क्या होती है? हमारी पूल या स्टोरेज ऑफ ब्लड होती है।
ठीक है। हमारी बॉडी का ब्लड किसके अंदर स्टोर होता है? हमारी वेन्स के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। वेन्स आर स्टोरेज ऑफ ब्लड, स्टोरेज ऑफ ब्लड, ठीक है, पूल्स ऑफ ब्लड और या स्टोरेज हाउस ऑफ ब्लड। आपकी बॉडी के अंदर आपका जो खून है, आपका जो ब्लड है, ठीक है, ये वैसे तो फ्लो कर रहा होता है, वैसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हमारा आवर ब्लड इज स्टोर्ड इन आवर वेन्स। हमारी वेन्स के अंदर क्या होता है? हमारी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट होती है। अब देखिए, ये हमारी क्या है? वेन है, ठीक है। और इसके अंदर ये क्या है? इसके अंदर ये सारा क्या है? ब्लड, ब्लड है। इसके अंदर ये क्या है? ये सारा ब्लड है। ये क्या है? सारा ब्लड है। अच्छा, और आगे क्या है? आगे ये क्या पड़ा है? ये आगे क्या पड़ा है? आगे ये हमारा हार्ट पड़ा है। आगे ये हमारा क्या पड़ा है? हार्ट पड़ा है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब एक बंदा है, उसकी क्या हो गई है? उसकी वेन्स की क्या हो गई है? कॉन्स्ट्रिक्शन हो गई है। उसकी वेन्स की क्या हो गई है? कॉन्स्ट्रिक्शन हो गई है, ठीक है। उसकी वेन्स की क्या हो गई है? कॉन्स्ट्रिक्शन हो गई है। तो सोचे कि उसकी वेन्स के अंदर जो ब्लड पड़ा था, तो क्या वो ब्लड मूव करके उसके हार्ट की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना। जब उसकी वेन्स क्या हो रही है? कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है। जब उसकी वेन्स क्या हो रही है? कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है। उनमें जो ब्लड पड़ा था, जो उनके अंदर ब्लड मतलब फजूल के अंदर पड़ा था, वो सारा क्या करेगा? मूव कर जाएगा आपके हार्ट की तरफ। तो आपने क्या बात याद रखनी है कि जब भी आपको वीनो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, तो आपका क्या होगा कि आपका जो प्री लोड होगा, वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। दोबारा समझे कि आपका प्री लोड क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो वेन्स होती हैं, ये क्या होती हैं? हमारी स्टोरेज हाउस ऑफ ब्लड होती हैं, ये पूल ऑफ ब्लड होती है। इनके अंदर सारा ब्लड प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो भी हमारा सर्कुलेशन का ब्लड होता है ना, ये वेन्स के थ्रू ही हमारे हार्ट तक पहुंचता है ना। अगर हमारी वेन्स कॉन्स्ट्रिक्ट करने लग जाए, हमारी वेन्स का जो ब्लड है वो किधर जाएगा? हमारे हार्ट के पास जाएगा, और हार्ट के पास जाएगा तो हमारा प्री लोड बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए, अब हम ये देखते हैं कि अगर हमारा इसका अपोजिट कब होगा, तो हमारा प्रीलोड कम कब होगा? जब हमारा वॉल्यूम कम हो जाए, जब हमारा वॉल्यूम कम हो जाए, ठीक है। जब हमारा हार्ट रेट बढ़ जाए, ठीक है, जब हमारा हार्ट रेट बढ़ जाए, और जब हमें क्या हो जाए? जब हमें क्या हो जाए? वेनो डायलेशन हो जाए। जब हमें क्या हो जाए? वेनो डायलेशन हो जाए। अब इन सारी कंडीशन के अंदर क्या होगा? हमारा प्री लोड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? जब वॉल्यूम कम होगा, तो हमारे दिल के पास सफिशिएंट मिकदार में, मुनासिब मिकदार के अंदर ब्लड आ ही नहीं रहा। जब ब्लड आ ही नहीं रहा, तो क्या उस बंदे के अंदर हमें किसी किस्म का क्या मतलब प्री लोड ज्यादा होगा? नहीं होगा, जब ब्लड ही पूरा नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, हार्ट रेट जब बढ़ गई है, तो दिल को प्रॉपर तौर पे फील होने का टाइम नहीं मिलेगा। जब फील होने का टाइम नहीं मिलेगा, तो क्या उस बंदे के अंदर क्या है? क्या उस बंदे के अंदर क्या है? कोई खून, जब दिल जो है सही तरह फील हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जब फील नहीं हो पाएगा, तो क्या है? उस बंदे के अंदर क्या है? जो उसका प्री लोड है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा और क्या है? और आपने ये याद रखना है कि आपकी वेनो डायलेशन, अगर आपकी वेन्स डायलेट कर जाती हैं, तो भी आपका क्या होगा? प्री लोड कम होगा। अच्छा, अब इसके साथ ना एक कंडीशन और याद रखनी है। हमारे पास ना एक ड्रग होती है, जो हमारे पास अगर हार्ट अटैक का एमआई का पेशेंट है ना, उसके अंदर हम एक दवाई देते हैं। उस दवाई को हम क्या कहते हैं? हमारा नाइट्रोग्लाइसरीन कहते हैं। उस दवाई को हम क्या कहते हैं? हमारी नाइट्रोग्लाइसरीन कहते हैं, ठीक है। अब जो हमारी नाइट्रोग्लाइसरीन ड्रग है ना, हमारी जो नाइट्रोग्लाइसरीन ड्रग है, ये क्या होती है? ये हमारी वेनो डायलेटर होती है। ये क्या होती है? हमारी वेनो डायलेटर होती है। ये वेन्स को डायलेट करेगी और प्री लोड को क्या कर देगी? कम कर देगी, ठीक है। तो इसको हम क्या कहाँ पे देते हैं? इसको हम देते हैं एमआई के पेशेंट के अंदर या एंजाइना के पेशेंट के अंदर, जिनको दिल का दर्द होता है, या जिनका प्री लोड ज्यादा होता है, जिनका वॉल्यूम ज्यादा होता है, उन बंदों के अंदर हम क्या देते हैं? वेनो डायलेटर्स देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद और आपने क्या याद रखना है? इससे आगे हम चलते हैं कि इसके ऊपर हमारे आफ्टर लोड के ऊपर। अब देखिए, आफ्टर लोड क्या बला का नाम है, देखिएगा। आफ्टर लोड। अब जो हमारा आफ्टर लोड है, ये किस बला का नाम है? तो देखिए, जो हमारी आफ्टर लोड होती है ना, जो हमारा आफ्टर लोड होती है, इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? जो हमारी आफ्टर लोड है ना, आफ्टर लोड, इसके बारे में हमें क्या पता होना चाहिए? आफ्टर लोड पता क्या होता है? कि हमारा क्या है? हमारे दिल को कितना फोर्स लगाने पड़ रही है, कितना प्रेशर लगाना पड़ रहा है, ठीक है। कि हमारे दिल के ऊपर कितना प्रेशर पड़ रहा है, जब हमारा दिल क्या है? दिल खून को आगे भेजना चाह रहा है। देखिए, ये क्या था? ये है हमारा हार्ट है। ये क्या है? हमारा हार्ट है, ठीक है। ये क्या है? हमारा हार्ट है, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? देखिए, ये हमारा हार्ट है, ठीक है। ये हमारा क्या? हार्ट है। और ये क्या? हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकल रहा है? हमारा आयोटा निकल रहा है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकल रहा है? हमारा आयोटा निकल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जब आयोटा निकल रहा है ना हमारा, ठीक है, जब हमारा आयोटा निकल रहा है, ठीक है। अब आयोटा के अंदर भी तो आपका ब्लड प्रेजेंट है ना, आयोटा के अंदर भी आपका क्या? ब्लड प्रेजेंट है। अच्छा, अब जब आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, जब ये खून को पंप करेगा, जब ये खून को पंप करेगा किसके अंदर? आयोटा के अंदर। जब ये खून को पंप करेगा किसके अंदर? आयोटा के अंदर। तो इसको कुछ ना कुछ जोर लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इसे क्या करना पड़ेगा? जोर लगाना पड़ेगा, ताकि क्या कर सके? ताकि ये ब्लड को आपके दिल से निकाल के आर्टरीज के अंदर, आपके आयोटा के अंदर पंप कर सके। तो इस तरह के प्रेशर को, इस तरह की फोर्स को हम क्या कहते हैं? इस तरह की फोर्स को हम क्या कहते हैं? आफ्टर लोड कहते हैं। इस तरह की फोर्स को हम क्या कहते हैं? आफ्टर लोड कहते हैं। अब आपकी आफ्टर लोड क्या है? आफ्टर लोड की आप क्या डेफिनेशन लिखेंगे कि आफ्टर लोड क्या है? आफ्टर लोड क्या है आपका? आफ्टर लोड क्या है? ये वो प्रेशर है जो आपके दिल के ऊपर लगता है, आपके जो ब्लड प्रेजेंट होता है आपके अयोटा के अंदर,
ठीक है, तो इसे आप क्या कहते हैं, आफ्टर लोड कहते हैं, इसे आप क्या कहते हैं, आफ्टर लोड कहते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, इसे हम क्या कहते हैं, आफ्टर लोड कहते हैं। देखिए, जो आपका आफ्टर लोड है, ये क्या है, फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस है दैट अपोज ब्लड टू मूव आउट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, दैट अपोज टू मूव ब्लड आउट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि आपके दिल खून बाहर निकालना चाह रहा है, पर आपकी आर्टरीज में जो ब्लड है वो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, वो मुखालफत कर रहा है कि आपका जो ब्लड है वो क्या है, आर्टरीज के अंदर, आपके एओर्टा के अंदर ना आए। तो ये जितना जोर लगाना पड़ेगा, इसे हम क्या कहते हैं, हमारा आफ्टर लोड कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, आफ्टर लोड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी एक डेफिनेशन तो ये है, इसकी एक डेफिनेशन तो ये है, ठीक है, इसकी एक डेफिनेशन तो ये है। दूसरी डेफिनेशन क्या है कि हमारा वो कितना फोर्स है, कितनी ताकत है जो हम एओर्टिक वाल्व को ओपन करने के लिए लगाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हमारा आफ्टर लोड कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये हमारी फोर्स है, फोर्स रिक्वायर्ड टू ओपन दी एओर्टिक वाल्व, कि हमारा एओर्टिक वाल्व को खोलने के लिए हमारा कितना जोर लगाना पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, हमारा आफ्टर लोड कहते हैं, उस समय हमारा क्या कहते हैं, आफ्टर लोड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जो हमारा आफ्टर लोड है, ये बढ़ कब जाता है, तो आपने याद रखना है ये कब बढ़ेगा, जब हमारे अंदर क्या होगा, एओर्टिक स्टीनोसिस होगा, जब हमारे अंदर क्या होगा, एओर्टिक स्टीनोसिस होगा। अगर एओर्टिक वाल्व जो है वो सख्त हुआ पड़ा है, तो उसे खोलने के लिए क्या लगाएंगे, हमें जोर लगाना पड़ेगा। जैसे अगर हमारे किसी दरवाजे को जंग लग जाए, तो उसे खोलने के लिए क्या लगता है, हमारा ज्यादा जोर लगता है। तो इसी तरह अगर हमारा क्या, एओर्टिक वाल्व जो है उसकी क्या हो गई है, स्टीनोसिस हो गई है, या किसी बंदे के अंदर हाइपरटेंशन है, तो उस बंदे के अंदर हमारे दिल के वाल्व को खोलने के लिए हमारी ज्यादा ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। इसी तरह आफ्टर लोड आपका कम कब होता है, जब आपकी क्या है, जब आपका बीपी कम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा और आपने क्या याद रखना है, और आपने ये याद रखना है कि क्या होता है, देखिए, और आपने क्या याद रखना है कि आपका क्या है, आपका आफ्टर लोड क्या है, कि ये वो फोर्स है जो हमारे एयोटिक वाल्व को खोलने के लिए होता है, और ये इंक्रीज कब होता है, जब हमारा क्या है, जब हमारा हाइपरटेंशन हो, या फिर क्या हो, जब हमारे बंदे के अंदर क्या हो, जब हमारे बंदे के अंदर एयोटिक स्टीनोसिस हो। और ये कम कब होता है, जब हमारे पेशेंट के अंदर क्या हो, जब हमारे पेशेंट के अंदर बीपी कम हो, ठीक है। हाइपोटेंशन के मरीज के अंदर क्या है, हमारा आफ्टर लोड कम होता है। अच्छा, अब इसके बाद और क्या याद रखना है, आपने ये बात याद रखना है कि ऐसी दवाइयाँ जो हमारी क्या करवाती हैं, जो हमारे अंदर क्या करवाते हैं, आर्टीरियो डायलेशन करवाती हैं। अब आर्टीरियो डायलेटर कौन सी ड्रग होती है, तो आपने क्या याद रखना है, हमारी हाइड्रेलाजीन, इन ड्रग्स को हम आगे जाके फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप इतना याद रखना कि हाइड्रेलाजीन क्या करती है। तो हाइड्रेलाजीन जो आपकी ड्रग है, ये क्या करती है, आपके आफ्टर लोड को कम कर देती है। ये क्या कर देती है, आपके आफ्टर लोड को कम कर देती है, समझ लगी इस बात की। अच्छा, इसके अलावा होती हैं आपकी एस इनहिबिटर्स होती हैं, या फिर आपकी क्या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स होती हैं, आरएक्स होती हैं। अब ये दोनों क्या करती हैं, आपकी प्री लोड को भी कम करती हैं और आफ्टर लोड को भी कम करती हैं। अब इनके अंदर ना आपने मोटा मोटा ये याद रखना है कि आपकी जो एस इनहिबिटर्स है ना, ये अपना काम कैसे करती हैं, ये आपके रास सिस्टम को क्या कर देती हैं, इनहिबिट कर देती हैं। अब जब ये आपके रास सिस्टम को इनहिबिट करेंगे, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, देखिए। अच्छा, आपकी क्या है, दो ड्रग्स हैं, कौन कौन सी, एस इनहिबिटर्स है, ठीक है, एस इनहिबिटर्स है, और कौन सी है आपकी, और आपकी कौन सी है, आपकी आर्ब्स है, ठीक है, आर्ब्स है, ठीक है। ये अब ये दोनों ड्रग्स हैं, ये आपकी दोनों ड्रग्स क्या करती हैं, आपकी ये दोनों ड्रग्स क्या करती हैं, आपकी इनहिबिट कर देती हैं, किसे, हमारे रास सिस्टम को इनहिबिट कर देती हैं, ठीक है, किसे कर देती है, हमारे रेनिन एंजियोटेंसिन 2 एल्डोस्टेरोन सिस्टम को क्या कर देती हैं, इनहिबिट कर देती हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर आपने क्या याद रखना है, आपने ये याद रखना है कि जब आपका रास सिस्टम इनहिबिट हो जाएगा, जब आपका रास सिस्टम क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, तो उस बंदे के अंदर पता है क्या होगा, उस बंदे के अंदर प्री लोड भी कम हो जाएगा और आफ्टर लोड भी कम हो जाएगा। अब ये होता कैसे है, देखिए, हमने क्या पढ़ा था कि हमारा एंजियोटेंसिन क्या करवाता है, हमारी ब्लड वेसल्स को क्या करवाता है, कोस्ट्रिक्ट करवाता है। एंजियोटेंसिन जो होता है हमारी ब्लड वेसल्स को क्या करवाता है, कोस्ट्रिक्ट करवाता है। जब हमारी वो वेन्स को कोस्ट्रिक्ट करवाएगा, तो क्या उस बंदे के अंदर प्री लोड बढ़ जाएगा, क्या उस बंदे के अंदर प्री लोड बढ़ जाएगा। देखें, एंजियोटेंसिन 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 क्या कर रहा है, हमारी इंक्रीज ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन, हमारी ब्लड वेसल को क्या करवा रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट करवा रहा है, ठीक है, ब्लड वेसल को क्या करवा रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट करवा रहा है। जब आपकी ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, तो ये बताएं कि आपकी जब ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, तो आपका क्या होगा, आपका प्री लोड बढ़ेगा, आपका प्री लोड बढ़ेगा, इसकी वजह से क्या होगा, आपका इंक्रीज प्री लोड, ठीक है। अच्छा, इसकी वजह से आपकी जो रेजिस्टेंस है, आपके जो ब्लड को बाहर मूव ऑन करने के लिए रेजिस्टेंस लगानी पड़ रही है, वो भी बढ़ेगी। आपका बीपी बढ़ाता नहीं है आपका एंजियोटेंसिन, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, आपके आफ्टर लोड को भी बढ़ा देगा, ये क्या कर देगा, आपके आफ्टर लोड को भी बढ़ा देगा। अच्छा, इसके अंदर एक और होता है आपका एल्डोस्टेरोन। अच्छा, जो एल्डोस्टेरोन है, ये क्या करता है, एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ये हमारे फ्लूइड को, वॉल्यूम को ज्यादा करता है इंक्रीज, ये क्या करता है, हमारे वॉल्यूम को ज्यादा करता है, ये हमारे बॉडी के वॉल्यूम को क्या कर देता है, ज्यादा कर देता है। जब ये हमारी बॉडी के वॉल्यूम को ज्यादा करेगा, तो बताएं इसकी वजह से हमारा प्री लोड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा,
मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आपका वॉल्यूम बढ़ता है तो आपका प्रीलोड बढ़ जाता है। तो आपका अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका प्रीलोड भी बढ़ जाएगा। समझ लगी इस बात की? अब ये राह सिस्टम यहाँ समझाने वाला नहीं है, इसलिए मैं इसको जल्दी-जल्दी बता रहा हूँ। अदरवाइज़ इसको मैं आपको पूरी तरह एक्सप्लेन करूँगा जब हम इसके रिलेटेड पढ़ेंगे। ठीक है? अच्छा, ये क्या था? ये था आपका क्या? ये थे आपका आफ्टर लोड था। अच्छा, अगर किसी बंदे के अंदर आफ्टर लोड है, किसी बंदे के अंदर क्या है, लंबे अरसे से उसका आफ्टर लोड बढ़ा हुआ है, तो फिर पता है क्या होगा? उसके लेफ्ट वेंट्रिकल की क्या हो जाएगी? हाइपरट्रोफी हो जाएगी, ताकि वो बंदा जो है उसका लेफ्ट वेंट्रिकल उस फोर्स के बराबर काम कर सके। ठीक है? तो इससे हम क्या कहते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी कहते हैं। ठीक है? अच्छा, हम पीछे आते हैं जहाँ से हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था। वो क्या था हमारा? स्ट्रोक वॉल्यूम। तो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? ये अमाउंट ऑफ ब्लड होता है। ये क्या होता है? अमाउंट ऑफ ब्लड जो हम सेक्रीट करते हैं, जो जो हमारा रिलीज होता है एक हार्ट बीट के अंदर। जो रिलीज होता है हमारी एक हार्ट बीट के अंदर। अब ये बढ़ता कब है? तो हमने क्या पढ़ा? ये बढ़ेगा हमारा जब हमारी कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी। तो ये इंक्रीज होगा, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी। जब हमारी कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाएगी, जब हमारा दिल ज्यादा फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है? इसको हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। अच्छा, और क्या है? जब हमारा प्री लोड बढ़ जाए, जब हमारा क्या प्री लोड बढ़ जाए। ठीक है? प्री लोड इंक्रीज हो जाए। ठीक है? या फिर जब हमारा क्या आफ्टर लोड कम हो जाए। जब हमारा आफ्टर लोड कम हो जाए, तो इन सारी कंडीशन के अंदर हमारा क्या होता है? हमारी क्या चीज बढ़ जाती है? हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या था? हमारा अमाउंट ऑफ ब्लड जो हम एक्सक्रीट कर रहे थे, जब हमारा एक बार दिल धड़क रहा था। और ये बढ़ता कब है? जब हमारी कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ती है, जब हमारा प्रीलोड बढ़ता है, या फिर जब हमारा क्या होता है? जब हमारा क्या होता है? हमारा आफ्टर लोड कम हो जाता है। अब ये इसमें जो चीजें बाकी रह गई हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको कल की क्लास में सारी चीजें क्लियर करवा दूंगा। इंशाल्लाह कल से हम प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। ठीक है? फीटल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीजें हम कल से प्रॉपर पढ़ेंगे। ठीक है? अच्छा, अगर आपका आपका अब तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज की क्लास को हम ये एंड करते हैं। ठीक है? अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, आपको मैं 2-3 मिनट